हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू सर फिजिक्स। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं एक पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में, देन आफ्टर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, देन आफ्टर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, देन आफ्टर कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या प्रेशर लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है, उसका भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक आपको डिफाइन करनी है। ओके, वो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई अभी तक हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन की। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट हो रही है, वो कैसे मीन्स के मूवमेंट कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये मालूम पड़ा कि भाई जब हम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तब इसमें से हमको प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन आफ्टर जब हम चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो इसमें से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ऑटोनोमर्स होकर आपस में मिस के ट्रैवलिंग करने लगते हैं, तो इसके कारण हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। देन आफ्टर हमने स्टडी किया था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कि भाई करंट का डिस्प्लेसमेंट, करंट जैसा कोई वर्क करके हमको देगा, वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो फिजिकल क्वांटिटी है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। ठीक है, ओके, तो दोनों का मीन्स के वर्क सेम है, तो हम क्या मान लेंगे कि भाई करंट का डिस्प्लेसमेंट है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो करंट कहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकती है, जहाँ पे एक कंडक्टर है वहाँ पे वो करंट ट्रैवलिंग कर सकती है। वो एक स्पेस में वो इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि चार्ज को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, बिना मटेरियल के चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकते, तो स्पेस में एक चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या क्रिएट कर दिया, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा बिहेव करती है। ठीक है, और वो भी क्या बना देती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। ठीक है, ऐसा हमने एक प्रैक्टिकल देखा। ओके, और देन आफ्टर ये सभी फिनोमिना एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया, और उसने ये भी बताया, एक 4 फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में भी उसने बताया। ओके, वो 4 फंडामेंटल इक्वेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई वेव कैसे प्रोपोगेट होती है, मीन्स के वेव का सोर्स क्या है। वेव का सोर्स होता है एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, ना एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स तो ओनली फॉर एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो वेव का सोर्स क्या होता है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, नो, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, और ए इलेक्ट्रिक करंट बनाती है एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि भाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, मीन्स के एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, वाइब्रेशन करता हुआ एक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ऐसा यहाँ पे वाइब्रेशन करता हुआ चार्ज पार्टिकल है, वही जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वही प्रोड्यूस कर सकता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैसे वो सिम्यूटेसली मीन्स के वो ट्रैवलिंग करने लगती है। ठीक है, ओके, वो सभी फिनोमिना के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। देन आफ्टर लास्ट में हमने ये भी देखा था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हमने देखा हुआ था कि भाई एक स्पार्क क्रिएट करता है एक चार्ज पार्टिकल्स। जब आयन का आयोनाइजेशन होता है तब एक स्पार्क क्रिएट होता है, तो स्पार्क क्रिएट होता है तो वहाँ पे हम क्या मान लेंगे, वहाँ पे एक चार्ज ने किया हुआ है, एक स्पार्क है। ठीक है, तो वहाँ पे चार्ज एक एसलेटिंग करती है। जब चार्ज ऐसे एसलेटिंग करती है तब वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो एसलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या क्रिएट कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट हुआ, तो उसके थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व किया, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट कैन ट्रैवल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने क्या कर दिया, ट्रैवल कर दिया। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्वेशन किया, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई सोर्स तो यहाँ पे है उसका, तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो हमको क्या मालूम पड़ा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग करती है। देन अपने मैक्सवेल ने बताया कि भाई मैग्नेटिक चेंज, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक फ्रॉम टू ईच अदर हो जाते हैं, और दोनों ऑटोनोमर्स होकर एक ट्रैवलिंग करती है। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक अवेलेबल थी, वो है मोशन। वो क्या करने लगती है, एक मोशन करने लगती है। ठीक है, और वही करेक्टरिस्टिक के डिपेंड पे हम एक दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, वो है एक पॉइंटिंग वेक्टर। तो अभी हम एक पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताती है, पॉइंटिंग वेक्टर एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन इंडिकेट करती है। कैसे, सपोज के ए है वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज अ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को हम इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। देन आफ्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, तो जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। देन आफ्टर एक्स एक्सिस में हमारी वेव प्रोपोगेट करेगी।
तो वेव की वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे आई, एक्स एक्सिस पे आई। मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की जेड एक्सिस पे, देन आफ्टर वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है। बट अगर हम वो एनर्जी को कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाए, एनर्जी को वन के एनर्जी जो यहाँ पे है, दिस एनर्जी इज अ ट्रैवलिंग, ऐसे वो ट्रैवलिंग करेगी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बता सकते हैं, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो वो एनर्जी में इसके स्केलर में थी, बट उसका पॉइंटिंग वेक्टर हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, उसका पॉइंटिंग वेक्टर हम वेक्टर की क्वांटिटी में इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है। ख्याल आया। ओके, तो वो जो एनर्जी में इसके ट्रैवलिंग कर रही है उसका हम रिप्रेजेंटेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका रिप्रेजेंटेशन के पास एनर्जी भी अवेलेबल है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, इट इज नॉन एज अ पॉइंटिंग वेक्टर। उसका हम स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे उसका हम स्पेसिफिकेशन निकालेंगे, देखिए कि भाई यहाँ पे कोई एक लैंप अवेलेबल है, यहाँ पे कोई एक लैंप अवेलेबल, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल होकर यहाँ पे आएगी। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया, एक 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल वाला मैंने यहाँ पे एक सर्कल मैंने कंसिडर कर लिया। उसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने काउंट कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के सपोज के ये मैंने एक 1 यूनिट एरिया मैंने एरिया कंसिडर कर लिया, इसमें से एक लाइट पास आउट होके आएगी। ओके, देन आफ्टर यहाँ से लेके 1 सेकेंड के बाद वो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाती है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸। तो ये हो गई उसकी लेंथ। एक ऐसा बन गया, एक सिलेंडर बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरे का पूरा एक सिलेंडर बन गया। और ये सिलेंडर में क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, बॉम्ब नहीं है, क्या है, एनर्जी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से एक लैंप था, और लैंप में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपको कहाँ पे ले जाना है, एक 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास आउट होके ले जाना है, ठीक है। 1 यूनिट एरिया में से पास आउट होके वो आएगा कितनी देर तक, ओनली फॉर 1 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड तक उसने हमको एक सिलेंडर दे दिया। उसकी लेंथ कितनी थी, 3 × 10⁸। ओके, ये है उसकी लेंथ, ये है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पूरे के पूरा हमको एक सिलेंडर मिला। वो सिलेंडर में एनर्जी की क्वांटिटी है, और ये एनर्जी कौन सी लोकेशन से कहाँ से जा रही है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वो जा रही है। वो वन उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताऊंगा कि भाई वो एक एक्स एक्सिस पे में इसके ट्रैवलिंग करती है। तो वही तो क्या है, एक पॉइंटिंग वेक्टर है। ख्याल आया। तो आपने उसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि भाई पॉइंटिंग वेक्टर हम किसको बोलेंगे कि भाई एनर्जी इज अ ट्रैवलिंग इन द वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज अ पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पर सेकेंड, passing through the unit area per second. It is known as a pointing vector. ख्याल आया। तो पॉइंटिंग वेक्टर ओनली फॉर एनर्जी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, देन आफ्टर हम देखेंगे मोमेंटम के बारे में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवलिंग करती है वो कैसे ट्रैवलिंग करती है कि भाई इसके इनसाइड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपस में ऑटोनोमस होकर वो ट्रैवलिंग करने लगती है। तो वो ट्रैवलिंग करती है तो एनर्जी, वो एक एनर्जी कैरी करके वो ट्रैवलिंग करती है। बट एनर्जी बेसिक क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इज कैरिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज कैरिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रैवलिंग कर सकती है। अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर सकती है तो उसका हम रिप्रेजेंटेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पास एनर्जी भी अवेलेबल है, देन आप उसके पास एक डायरेक्शन भी अवेलेबल है। तो वो वाली क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं, वो वाली क्वांटिटी को बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और उसके कारण ही उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, एक पॉइंटिंग वेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। ओके, हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए कि यहाँ पे दिस इज अ वाई एक्सिस अवेलेबल है, देन आफ्टर दिस इज अ जेड एक्सिस अवेलेबल है, एंड देन आफ्टर दिस इज एक्स एक्सिस अवेलेबल है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ओके, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि भाई ये वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, देन आफ्टर जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर हो सकती है, दोनों परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो आपका मालूम है। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर होती है, वेलोसिटी मीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग करने लगती है एक्स एक्सिस पे। हमने वाई एक्सिस पे कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस पे कंसिडर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमारा जो मीन्स के जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक ए वाली एक्सिस पे मीन्स के एक्स एक्सिस में वो ट्रैवलिंग करती है। वो तो ट्रैवलिंग करती है तो उसके पास एक एनर्जी कैरी होती है, तो एनर्जी भी साथ में ट्रैवलिंग करती है एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करती है, ठीक है। ओके, तो उसको हम क्या मान लेंगे, दिस इज अ
पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर हम उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं। कैसे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया ना कि भाई एक लंबा सा हम सिलेंडर को कंसिडर कर लेंगे तो इसमें से उसका पॉइंटिंग वेक्टर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो उसकी एनर्जी को हम कैसे काउंट करेंगे, उसकी एनर्जी को हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि भाई उसकी एनर्जी को हम काउंट कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पर सेकेंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती है तो उसका यूनिट भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम उसका इक्वेशन देखते हैं कि भाई उसका इक्वेशन में एनर्जी का सोर्स को मैं मान लेता हूँ एस, क्या मान लेता हूँ एस। तो हमको एस कैसे मिलेगा, देखिए एस इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी। देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का तो पहले जो मीनिंग क्या होता है कि भाई कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आती है कि भाई जहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी हो। अभी तक हमने बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी हमने स्टडी कर लिए, ठीक है। ओके, ये पार्ट 1 का एंडिंग ही चैप्टर है। ओके, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी में क्रॉस प्रोडक्ट आती है। देखिए यहाँ पे ई क्रॉस बी, तो अपना एन ई की तरफ रखिए और आप कर्लिंग करवा देंगे बी की तरफ, तो ये जो थंब इंडिकेट कर रही है दिस थंब इज डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। ओके, तो ये जो एस वाली एनर्जी है मीन्स कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करेगी, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन में वो ट्रैवलिंग करेगी, ठीक है। तो ई क्रॉस बी आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, या तो वाई एक्सिस का आप यूनिट वेक्टर कंसीडर कर सकते हो, या तो जेड एक्सिस का आप यूनिट वेक्टर कंसीडर कर सकते हो। वाई एक्सिस का यूनिट क्या आती है, जे कैप, एंड जेड एक्सिस का आती है क्या कैप, सो दैट जे कैप क्रॉस क्या कैप इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर इज कैरिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। वो कहाँ पे कैरी होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन पे कैरी होती है, ठीक है। ओके, देन आप उसके यूनिट की हम बात करें कि भाई ये जो हमारा इसके पूरे के पूरा के सिनेरियो मैंने आपको बताया वीडियो में, ठीक है। तो पूरे का पूरा सिनेरियो में एनर्जी होती है, तो एनर्जी का क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स के कैसे कि भाई एनर्जी एक पासिंग थ्रू होती है एरिया में से इन पर सेकेंड, एक पर सेकेंड, ठीक है। तो उसका यूनिट क्या होता है कि भाई एनर्जी के पास होता है उसका यूनिट जूल, जूल पर मीटर मीन्स के पर यूनिट एरिया, देन आपका पर यूनिट सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ पावर। ये किसका यूनिट है, पावर का यूनिट हो गया ना कि भाई पावर की बेसिक फॉर्मूला क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो जूल पर सेकेंड इट इज नॉन एज पावर, तो उसको बोलते हैं वॉट, ठीक है। तो उसका दूसरा यूनिट पे हम क्या लिख सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पॉइंटिंग वेक्टर का बेसिक मीनिंग आपको मालूम पड़ा कि भाई पॉइंटिंग वेक्टर क्या इंडिकेट करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग करती है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। मीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती है, द एनर्जी इज कैरिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एनर्जी कैरिंग इज वन पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इट इज नॉन एज अ पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, तो मैं पॉइंटिंग वेक्टर की मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए पॉइंटिंग वेक्टर इज वेक्टर विच एज यूनिट। ओके, उसका यूनिट कितना है, उसका यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड रिप्रेजेंट प्रोपोगेशन मीन्स के ट्रैवलिंग प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी perpendicular to plane containing E क्रॉस एच। देखिए ई क्रॉस एच का एक प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो ये होती है हमारी पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, मोमेंटम, जनरलाइजेशन ऑफ मोमेंटम। ओके फ्रेंड्स, हमने पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में हमने जान लिया। देन आप हमारा दूसरा टॉपिक है मोमेंटम के बारे में। किसका मोमेंटम भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम। ओके, तो बेसिक हमने मोमेंटम के बारे में हमने 11th में स्टडी किया हुआ था कि भाई कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी सिस्टम हो या हम खुद हो, हम इसके ट्रैवलिंग करेंगे, हम एक मोशन में आएंगे, वो पार्टिकल एक मोशन में आएंगे, वो पूरे का पूरा सिस्टम एक मोशन में आएगा। तो उसके पास दूसरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है भाई,
उसके पास दूसरी एक वेलोसिटी हो सकती है। ओके, और कोई भी पार्टिकल हो या पूरे के पूरा सिस्टम हो या हम खुद हो, तो हमारे पास भी क्या हो सकती है, मास हो सकती है। तो बेसिक मोमेंटम का इक्वेशन क्या मिला, P इज इक्वल टू एम वी मिला। क्या मिला, P इज इक्वल टू एम वी। देन आफ्टर हमने यही इक्वेशन का यूज करके मोमेंटम हमको निकालनी है एक वेव की। कैसे निकलेगी भाई, देखिए कि यहाँ पे एक सन अवेलेबल है, तो सन में से एक लाइट आ रही है, सन में से एक लाइट आ रही है, तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मास पार्टिकल्स अवेलेबल है भाई, उसके पास तो मास पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके पास मास पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, जीरो होगी। बट आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी है, इट इज़ द कैरी द एनर्जी। देन आफ्टर उसके पास एक मोमेंटम भी अवेलेबल है, बट उसका मोमेंटम अभी हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसके पास तो मास अवेलेबल नहीं है। उसके पास वेलोसिटी तो है, लाइट ऑफ स्पीड जितनी है उसके पास वेलोसिटी 3 × 10⁸, बट उसके पास एक मास कंटेंट नहीं है। तो हम उसका इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। किसका इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एक मोमेंटम का इक्वेशन। कैसे हम डिफाइन करेंगे वो हम देखने वाले। जैसे कि हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होती है, कोई भी पार्टिकल एक मोशन में है, उसका मीनिंग है कि भाई उसके पास मोमेंटम अवेलेबल है और देन आप उसके पास एक एनर्जी अवेलेबल है। भाई कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है भाई, क्योंकि उसके पास मोशन है तो उसके पास एक वेलोसिटी भी अवेलेबल होगी और उसके पास एक मास का कंटेंट भी अवेलेबल होगा। तो 1/mv² जितनी उसके पास एनर्जी है। भाई हम आगे 1/2 हम क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखिए कि भाई इनिशियल केस में वो पार्टिकल यहाँ पे रुका हुआ था तो उसकी वेलोसिटी थी भाई 0, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0 होगी ऑब्वियसली। ओके, देन आफ्टर उसने कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से वो इसके ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ने ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया। देन पर उसके पास एनर्जी आ गई, कितनी आ गई भाई, mv² आ गई। तो ए वाली पॉइंट और ए वाली पॉइंट का हम एवरेज हम निकाल देते हैं। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 + 1 mv², 0 + mv² डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। ओके, सो दैट गिवन काइनेटिक एनर्जी इज 1/mv²। ये 1/2 क्या बता रही है, इज ओनली फॉर इंडिकेट ऑफ द एवरेज वैल्यू। ओके, तो हम 1/2 तो कैंसिल कर देते, तो हमारी पोटेंशियल इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी फाइंड आउट हो गई, mv²। ओके, वी में जब इसके v का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर को हम एक v को हम डिवाइड में लिख देंगे, एनर्जी पर वेलोसिटी। तो एनर्जी पर वेलोसिटी को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक मोमेंटम हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिक जो मोमेंटम होती है ना, तो मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी पार्टिकल्स हो, एक मोशन कर रही है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, इट इज़ द नोन एज अ पार्टिकल मोमेंटम। उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल मोमेंटम बोल सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमको एक जो मोमेंटम हमारी निकल गई कि भाई एनर्जी पर वेलोसिटी, तो वो मोमेंटम की हम इसके एक दूसरी डेफिनेशन हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए भाई उसकी डेफिनेशन होती है कि भाई मोमेंटम इज अ वन फिजिकल क्वांटिटी, वन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ द कंजर्वेशन। और क्या है, एक कंजर्वेशन है। कैसा कंजर्वेशन, कि भाई यहाँ पे एक सिस्टम अवेलेबल है तो वो सिस्टम का कोई मोमेंटम होगा, वही मोमेंटम यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, इज दिस मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। उसका मोमेंटम चेंज नहीं है, उसका मोमेंटम वेरिएबल नहीं है। क्या लगा, उसका मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। दिस मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, तो मोमेंटम कंजर्व है, तो वो जो डेफिनेशन है बन रही है, वो डेफिनेशन में हमने कोई मास पार्टिकल्स को इंडिकेट नहीं किया। दूसरा, हमारी मिस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने मोमेंटम निकाला तो वो आ रही थी एनर्जी पर वेलोसिटी, हमने उसको उसमें कोई एनर्जी का भी इंडिकेट नहीं किया। तो दोनों का मामला को हमने सुलझा दिया। ठीक है, ओके, सुलझा के हमने उसकी न्यू डेफिनेशन हमने क्या बना दिया कि भाई मोमेंटम इज अ कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम क्या होती है, कि कंजर्व होती है, इट इज नॉट वेरिएबल। ओके, उसको हम इसके कांस्टेंट ही लिखते हैं। ठीक है, एक सिस्टम का मोमेंटम है इतना, एक सिस्टम का मोमेंटम है इतना, बट उसके इनसाइड जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं या एक दूसरे से कंबाइन भी हो सकता है, बट ये पूरे के पूरी सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ये सिस्टम यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस पे ले लो, बट उसका मोमेंटम क्या होने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, ओके, वो वाली टर्म से हम एक इसके मोमेंटम हम निकालेंगे, वो मोमेंटम हम फाइंड आउट कर लेंगे। देन आपको मालूम पड़ेगा कि वो मोमेंटम कितनी आती है, देन आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करके हम मोमेंटम की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइजेशन ऑफ मोमेंटम।
ये जनरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है आपको बाद में मालूम पड़ेगा। पहले तो आप फोकस कीजिए मोमेंटम पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? मैंने आपको बोला कि भाई सिंपल सा कोई एक ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल हो या सिस्टम हो या आप खुद हो, ठीक है, आप इसके मोशन कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है, तो आपके पास सर्टेन कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी और फिजिकल क्वांटिटी होगी वेलोसिटी, और आपके पास खुद का वेट भी अवेलेबल है। सो दैट मास इनटू वेलोसिटी, इट इज नोन एज अ मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, तो हमारी मिस के कोई भी पार्टिकल के पास, अगर कोई भी पार्टिकल के पास मास अवेलेबल है, अगर उसका मोमेंटम हमको डिफाइन करना है तो हम इजी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, P = mv से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आवर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गई? आवर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम हो गई कि भाई एनी द पार्टिकल हैव मास and it is the traveling in a certain one particular direction at the velocity is v, it is known as a momentum, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। बट दूसरा हमारा मिस के हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। सन से एक कोई लाइट आ रही है या तो कोई के बल्ब में से एक लाइट आ रही है, तो उसके पास भी मोमेंटम अवेलेबल है, बट उसके पास मास एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। कि भाई मास एलिमेंट अगर जीरो है तो उसका मोमेंटम होगा जीरो, बट ए वाली इक्वेशन से उसका मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज कि भाई उसके पास मास अवेलेबल नहीं है, बट उसके पास एनर्जी भी अवेलेबल है, देन आप उसके पास मोमेंटम भी अवेलेबल है। तो वो वाली मोमेंटम हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कि भाई जिसके भी पास मोमेंटम अवेलेबल होती है तो उसके पास एक एनर्जी अवेलेबल होती है। दिस एनर्जी इज नॉन एज द काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? 1/2 mv² जितनी एनर्जी होती है, ठीक है। ओके, 1/2 mv² कैसे एनर्जी मिली आपको मालूम है? कि भाई कोई भी हमारा पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इनिशियल एंड दिस पॉइंट इज एंडिंग पॉइंट। ओके, तो इनिशियल पॉइंट के पास उसके पास एनर्जी कितनी होती है? 0। तेरा पर एंडिंग पॉइंट के पास उसके पास एनर्जी कितनी होती है? mv² होती है। तो उसका आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1/2 mv² आंसर आएगा, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, जो हमारा मिस के 1/2 एवरेज ही इंडिकेट करती है, तो उसको मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारी एनर्जी का इक्वेशन क्या मिलेगा? U = mv²। वी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी, एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी, इट इज नोन एज मोमेंटम। उसको हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम। mv = हम p लिख सकते हैं ना। तो मोमेंटम की दूसरी इक्वेशन है क्या हमने मॉडिफाई कर दिया? एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी। ओके, बट इसके लिए हम मोमेंटम का एक दूसरा डेफिनेशन बनाते हैं। वो दूसरी डेफिनेशन है क्या है? कि मैं मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, द विच कंजर्वेशन। ओके, तो कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है? कि भाई कोई भी लोकेशन पे कोई सिस्टम का या अनेक पार्टिकल्स का मोमेंटम कंजर्व होती है, मीन्स का मोमेंटम कांस्टेंट होती है, इट इज नॉट डज नॉट चेंज, ठीक है। इसके लिए दोनों का जनरलाइजेशन हमने मोमेंटम का डेफिनेशन बना लिया। वो मोमेंटम का इसके जनरलाइजेशन डेफिनेशन हम लिख देते हैं। मोमेंटम इज अ क्वांटिटी of translation, is a quantity of translational in variation, ठीक है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल। ओके, ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होगा? कि भाई ट्रैवलिंग इन वेरिएशन, इन वेरिएशन। इन वेरिएशन का क्या मीनिंग हुआ? कि भाई वो वेरिएशन नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसका इक्वेशन हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो अप्लाइंग द रिलेशन, उसका हम इक्वेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम P = हमने क्या डिफाइन कर दिया? कि भाई एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी, एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी। ओके, तो एनर्जी किसकी हमको डिफाइन करनी है भाई? हम किसकी बात कर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवलिंग करती है तो उसकी हम एनर्जी हम डिफाइन करेंगे, तो उसकी एनर्जी किसकी वैल्यू पे डिपेंड है? पहले तो जो बेसिक वेव होती है ना, तो वेव के पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई? उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, उसके पास एम्पलीट्यूड होती है, उसके पास स्पीड होती है, उसके पास एक वेव लेंथ होती है, इनिशियल फेज होती है, कोई भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी उसके पास होती है। बट एनर्जी किस पे डिपेंड है? एनर्जी किस पे डिपेंड है? एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किस पे डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। So that energy is directly proportional to frequency. This proportionality is removed so that energy equals to HF.
व्हाट इज द एच? एच इज अ प्लांक कांस्टेंट, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या मटेरियल वेव है, कोई भी वेव है, उसकी एनर्जी कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया? प्लांक ने फाइंड आउट किया, ठीक है। इसलिए उसका कांस्टेंट का भी नाम हमने क्या रख दिया? प्लांक कांस्टेंट हमने नाम रख दिया, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी को आप ज़्यादा करते हो तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, अगर फ्रीक्वेंसी को कम करते हो तो उसकी भी एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। सो दैट एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी, सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मीन्स की एनर्जी कितनी फाइंड आउट हुई? HF जितनी फाइंड आउट हुई, ओके। तो मोमेंटम के इक्वेशन लिखते हैं, एनर्जी U इज इक्वल टू हम लिख देते हैं HF, देन आफ्टर उसकी स्पीड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है लाइट ऑफ स्पीड जितनी होती है। तो लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है? c जितनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c, लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है, ओके। देन आफ्टर कि भाई लाइट ऑफ स्पीड का इक्वेशन क्या होती है? लाइट ऑफ स्पीड का इक्वेशन क्या होती है कि भाई स्पीड का बेसिक इक्वेशन क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे वेव में डिस्टेंस क्या होती है? वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड t, और 1/t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं, तो लैम्बडा एफ लिख सकते हो, ओके। सो दैट HF लैम्बडा एफ, तो FF इज कैंसल, सो दैट P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्बडा। ये आ गया मोमेंटम की इक्वेशन, P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्बडा। H इज अ कांस्टेंट ओनली फॉर वेरिएबल क्वांटिटीज लैम्बडा, वेव लेंथ, ठीक है, ओके। अगर वेव लेंथ इज मैक्सिमम, सो दैट मोमेंटम इज अ मिनिमम। अगर वेव लेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो आपकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, अगर मोमेंटम ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जनरलाइजेशन ऑफ मोमेंटम हमने डिफाइन कर लिया, ओके। देन आप दूसरी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर, ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमको एक दूसरा देखना है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास तो मोमेंटम तो है, ओके। तो कोई भी पार्टिकल के पास, सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे कोई एक फुटबॉल का बॉल अवेलेबल है, या तो क्रिकेट का कोई एक बॉल अवेलेबल है, तो उसके पास एक मास होती है, उसके पास मैं यहाँ से एक थ्रो करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो उसके पास एक वेलोसिटी भी अवेलेबल है, तो उसके पास भाई क्या अवेलेबल है? एक मोमेंटम अवेलेबल है। वैसे ही एक सेम फिनोमिना कि भाई एक सन में से या तो कोई एक लैंप में से एक वेव ट्रैवलिंग करके आती है, इट इज द नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके पास भी मोमेंटम अवेलेबल है, वो भी तो हमने यहाँ पे निकाला, ओके। तो दोनों के पास मोमेंटम अवेलेबल है, और रास्ते में मैं इसके यहाँ पे मैंने एक ऐसा मैंने यहाँ पे एक कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा खड़ा कर दिया, ओके। तो यहाँ से जब बॉल आ रही है तो बॉल के पास भाई वेलोसिटी थी, मोमेंटम अवेलेबल थी, देन आफ्टर बॉल यहाँ पे अथरा गया, देन आफ्टर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो कौन सी क्वांटिटी चेंज हुई? मोमेंटम चेंज हुई। इनिशियल उसके पास मोमेंटम थी mb, देन आफ्टर उसके पास मोमेंटम थी 0। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देती है भाई? फोर्स देती है। ये फोर्स किस पे लगा? यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा उस पे लगा, तो एक ऑब्जेक्ट के पास एरिया भी अवेलेबल है, सो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज नोन एज अ प्रेशर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या प्रेशर लगा सकती है? ये ऑब्जेक्ट ने तो यहाँ पे प्रेशर लगा दिया ऐसे कि भाई उसकी मोमेंटम अवेलेबल थी mv, देन आप ए वाली पॉइंट में उसकी मोमेंटम अवेलेबल थी 0, सो दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज नोन एज अ फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज नोन एज अ प्रेशर। तो उसने क्या लगा दिया? उस पर यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर लगा के उस पर वो फोर्स लगाएगा, ठीक है, ओके। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, एक धूप आती है, ठीक है। धूप में आप खड़े रह गए तो धूप क्या आपको प्रेशर लगाती है? धूप क्या आपको फोर्स लगाती है? और फोर्स लगने से क्या आप पीछे हट जाते हो? ऐसा तो नहीं हो रहा है। देन आफ्टर हम मिस के वहाँ जहाँ पे धूप नहीं आती है वहाँ पे हम खड़े रहते हैं, वहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देन आफ्टर हम धूप में खड़े रहते हैं, वहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम होगा तब भी वो फोर्स नहीं लगा पा रही है, ऐसा नहीं है। और फोर्स तो लगा पा रही है, बट दिस फोर्स इज अ वेरी स्मॉल। हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, उसकी क्वांटिटी को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। उसको क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको वेरी सेंसिटिव मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो वो वेरी सेंसिटिव मेजरमेंट अभी तक तो नहीं था, बट अभी हमको ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और उसकी भी क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या लगा सकता है कि भाई एक प्रेशर भी वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है, ओके। वो प्रेशर हम डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर दूसरा हमको ये स्टडी करना है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स के बारे में तो हमने स्टडी किया कि भाई कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, तो दिस एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इट इज द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो प्रोड्यूस हुआ, बट हमको कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर टाइम पे हमको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी डिफाइन करनी है या मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी को डिफाइन करनी है। तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे?
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई यहाँ पे एक सोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, इट इज द क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पर्टिकुलर डिस्टेंस आप मान लीजिए कि भाई दिस डिस्टेंस इज एक्स डिस्टेंस। तो एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करनी है कि भाई ए वाली लोकेशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या भाई ने मान लिया कि भाई ए वाली लोकेशन पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई मैक्सिमम, कितनी है, ई मैक्सिमम है। तो यहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 0.5 ई मैक्सिमम होगी, 0.1 ई मैक्सिमम होगी, या -0.5 ई मैक्सिमम होगी, या -0.2 मैक्सिमम होगी, कितनी होगी वो मुझे डिफाइन करनी है। देन आफ्टर वही लोकेशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की भी क्वांटिटी डिफाइन करनी है कि भाई क्या हो सकती है, 0.2 बी मैक्सिमम हो सकती है, या 0.5 बी मैक्सिमम हो सकती है, कितनी हो सकती है वो भी मुझे फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर दूसरा सोचिए कि भाई यहाँ पे सोर्स अवेलेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है। देन आफ्टर टी टाइम के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुँचती है यहाँ तक। ओके, तो वो टाइम पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, या तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है वो मुझे डिफाइन करनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, कोई भी जो वेव होती है, आपने वेव के बारे में 11th में भी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो आप वेव को जानते हो, मटेरियल के वेव के बारे में स्टडी किया हुआ था। यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ नॉट मटेरियल वेव, इट इज़ द ओनली विदाउट मीडियम वेव, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, उसके पास कोई मास एलिमेंट नहीं होती है। ओके, तो हमको बेसिक जो फंडामेंटल ऑफ वेव होती है ना, उसके पास एक थोड़ी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट भी हो सकती है या कोई वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बात बोलूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वेव के लिए क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। आफ्टर टी टाइम या आफ्टर एक्स डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करे वहाँ तक का डिस्टेंस, सभी में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। देन आफ्टर एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए वाला डिस्प्लेसमेंट। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, ए वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, एक मीन्स के एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। देन आफ्टर उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है कि भाई डिस्टेंस, एक्स वाला डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट किया, देन आफ्टर टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गए, देन आफ्टर T2 टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गए। तो ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। देन आफ्टर टाइम भी क्या कर रही है, टाइम भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये 3 क्वांटिटी वेरिएबल है, और सभी सारे क्वांटिटी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, तो हमको अभी डिफाइन करनी है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी को हमको स्टडी करनी है। ठीक है, हमको डिफाइन करनी है। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है, उसके पास मोमेंटम अवेलेबल है। अगर हम उसका मोमेंटम को हम चेंज करेंगे तो इट इज़ अप्लाइंग द फोर्स। ओके, तो वो फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया में, तो वो क्या प्रेशर को क्रिएट कर सकती है। अगर प्रेशर को क्रिएट कर सकती है तो वो प्रेशर को हम महसूस हम कर सकते हैं, बट वो वाली प्रेशर को हम महसूस नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज दिस प्रेशर इज अ वेरी लो, इज अप्लाइंग द फोर्स इज अ वेरी स्मॉल, सो दैट प्रेशर इज वेरी लो। ओके, तो वो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो प्रेशर को हम सेंसिटिविटी डिवाइस से हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या लगा सकती है, प्रेशर लगाती है। जैसे कि आपके पास कोई एक बॉडी अवेलेबल है, दिस बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसका मोमेंटम पहले कोई होगा, देन आफ्टर दी रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, मीन्स के आफ्टर की कोई एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आ गया तो उस पर ऊपर वो वेलोसिटी उसकी हो जाती है 0, सो दैट मोमेंटम इज 0। तो पहले उसके पास मोमेंटम अवेलेबल थी, देन आफ्टर मोमेंटम में चेंजेस हुआ तो वो एक फोर्स लगाएगा, एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पे एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, जब फोर्स पर यूनिट एरिया हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ नॉन एज होता है प्रेशर। ओके, तो हम प्रेशर को हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो वो प्रेशर वाला पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन अप्लाई pressure on obstruction because ray have momentum। कोई भी रे में क्या हो सकती है, रे या वेव में क्या हो सकती है, मोमेंटम हो सकती है। इस प्रेशर ड्यू टू
pressure due to sun is measured to be 7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना उसका प्रेशर लगता है। ओके, तो यहाँ पर हम दूसरा हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कि भाई उसके पास स्पीड होती है, उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होती है, और सभी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है। और कौन कौन सी वेरिएबल है, कि भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और डिस्टेंस को मिस के जैसे वो वेव प्रोपोगेशन होगी तो उसका डिस्टेंस तो वैसे वैसे वो इंक्रीज होके जाएगा। देन आफ्टर उसका टाइम भी क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये सभी के साथ वेरिएशन वाली क्वांटिटी हमको डिफाइन क्या करनी है, वन पर्टिकुलर लोकेशन पे, वन पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, या तो वन पर्टिकुलर टाइम पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो टाइम पे वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो हमको डिफाइन करनी है। ठीक है, ओके, तो हम पहले वो डिफाइन करते हैं, उसका ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट करके आपको बताते हैं। ठीक है, ओके, देखिए दिस इज अ वाई, दिस इज अ एक्स एंड दिस इज अ जेड। आपने क्या इंडिकेट कर लिया था कि भाई एक वाई एक्सिस में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रैवल करती है, वर्टिकल में ट्रैवल करती है, वर्टिकल में ट्रैवल करती है ऐसे। ओके ओके, गुड। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर होती है, एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है, देखिए ये है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं ई नॉट मैक्सिमम, ई नॉट या तो ई मैक्सिमम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ई या तो ई नॉट मैक्सिमम भी हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इतना डिस्टेंस पे वो इतनी थी, देना पर इतना डिस्टेंस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई, देना पर और ज़्यादा, देना पर मैक्सिमम, देना पर कम, देना पर उससे भी कम, उससे भी कम, और आफ्टर यहाँ पे हो गई जीरो। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए कि भाई ए वाली लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, ए वाली लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज एंड दिस आल्सो डिक्रीज, दिस डिक्रीज एंड दिस आफ्टर जीरो। ठीक है, तो हमको क्या डिफाइन करना है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे वो वेव प्रोपोगेशन हो रही है, ए पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है कि भाई उसके पास एनर्जी भी अवेलेबल है, वो एनर्जी वो ऐसे कैरी करके वो ए वाली डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट हमको क्या डिफाइन करना है कि भाई आफ्टर द एक्स डिस्टेंस पे, आफ्टर एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से लेके ए ओरिजिन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए वाली डिस्टेंस पे, तो ए वाली डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ए हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दूसरी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट मैक्सिमम, मीन्स के ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप हमको निकालनी है ई मैक्सिमम से। ठीक है, तो ए बाई ई मैक्सिमम के कितना टाइम से ई फाइंड आउट हो रही है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए वाली ई है वो कितनी ई है, 0.5 ई मैक्सिमम है या 0.2 में ई मैक्सिमम है। देखिए मैं ए वाली टाइम पे मैंने कंसिडर कर लिया, तो ए वाला पॉइंट का मैं नाम देता, तो एक्स वर्ड टाइम लगा था टी, एक्स वर्ड टी। देन आफ्टर थोड़ा और टाइम बीत गया, तो थोड़ा और टाइम बीत गया तो मुझे पॉइंट डिफाइन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इतनी होती है। तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमको निकालना है ई नॉट से, कि भाई ई नॉट से कितना कम है, ई नॉट से तो कम ही है, बिकॉज ई नॉट तो यहाँ पे है, तो ई नॉट से कितना कम है, 0.7 है या 0.8 है। तो यहाँ पर और भी में टाइम बीत गया, और यहाँ पे मैंने पॉइंट को डिफाइन किया यहाँ पे, तो ए वाला पॉइंट को मैं नाम देता हूँ तो एक्स डैश एंड टी डैश। तो ए वाली लोकेशन पे ई हमको मिल रही है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, उसका मीनिंग ए हुआ कि भाई नेगेटिव में इंडिकेट हो रही है, तो ए वाली नेगेटिव वैल्यू कितनी आएगी, तो ये सभी वैल्यू किस पे डिपेंड, किसके साथ हमको रिलेशनशिप निकालनी है, ई नॉट मैक्सिमम के साथ हमको रिलेशनशिप निकालनी है। ओके, तो पहले तो ये जो वेव ट्रैवलिंग हो रही है ना, तो इसमें से कौन कौन सा कांस्टेंट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी ए होती है उसकी एम्पलीट्यूड दिस मैक्सिमम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड इतना होगा, यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है, ये एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी,
of wave is constant. Then after distance, displacement and time is variable. ठीक है, ओके। तो हम बेसिक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का हम इक्वेशन लिख देते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है और उसका टाइम था टी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रिलेशनशिप हमको किसके साथ बनाना है? ई मैक्सिमम के साथ बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम या कॉस फंक्शन यूज़ कर सकते हो या साइन फंक्शन यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉस और साइन का जो फैक्टर होता है ना, वो फैक्टर के पॉइंट में ही आता है। उसका एरिया क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक का, -1 से लेकर 1 तक का उसका एरिया हो सकता है। ठीक है, ओके, वो आपको मालूम है। अगर आप मैथ्स का स्टूडेंट हो तो, बायो का स्टूडेंट हो तो भी आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, देन आपका cos π/2 की वैल्यू होती है 1, देन आपका cos 3π/2 की वैल्यू होती है -1। तो 1 और -1 की बीच का उसकी वैल्यू आती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, ओके। kx minus omega t plus phi, this phi is इनिशियल फेज। ओके, ये पूरे की पूरी टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? फेज हम बोल सकते हैं। देखिए, ई मैक्सिमम ए वाली टाइम पे हमको ई निकालनी है, ई निकालनी है। तो ई तो ई मैक्सिमम जितनी नहीं है, बट उसके साथ हमने क्या लगा दिया? कोस फंक्शन लगा दिया। ओके, तो कोस फंक्शन का कोस कौन सा? डिस्टेंस। देखिए, एक्स ए और डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमको यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पर जितना टाइम हुआ वो टाइम आप यहाँ पे पुट कीजिए। ये फेज तो आपकी क्या हो सकती है? कॉन्स्टेंट सेम ही हो सकती है। आपने इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया तो उसका कोई फेज नहीं, तो आप एफ इज इक्वल टू 0 पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ए वाली वैल्यू चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? देखिए, आपने आफ्टर टी टाइम के बाद उसका डिस्टेंस इतना हो गया, इतना टाइम हो गया, ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया, टी भी चेंज हो गया। तो ऐसे कोस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो ई मैक्सिमम की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वैसे आप यहाँ पे आ गए तो नेगेटिव में आ जाएगी। क्या लाया? वैसे ही हमको किसका इक्वेशन मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन मिलेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड बी कौन सी वाली एक्सिस पे है? जेड वाली एक्सिस पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जेड टी लिखूंगा। ठीक है, जेड टी बी मैक्सिमम कॉस kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? फेज। देखिए, यहाँ पे हमको बी मैक्सिमम मिलती है, बी मैक्सिमम, और ए वाली लोकेशन पे बी हमको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे दिस इज अ बी। देन आफ्टर ए वाली लोकेशन पे हमको यहाँ पे बी मिलती है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाली बी। देन आफ्टर ए वाली लोकेशन पे हमको यहाँ पे बी मिलती है, ये वाली बी। ठीक है, ख्याल आया आपको? ए वाली लोकेशन पे आपको x इज इक्वल टू लिखना है x डैश, t इज इक्वल टू लिखना है t डैश। कोई भी वैल्यू हो ए वाली इक्वेशन में आप पुट कीजिए तो आपको cos की वैल्यू मिलेगी, और cos की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन के साथ आपको b मैक्सिमम के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको b की वैल्यू आपको मिलेगी। ख्याल आया आपको? ओके, देन आफ्टर व्हाट इज द k? यहाँ पे देखिए k और ओमेगा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ k? तो k इज अ वेव प्रोपोगेशन। यहाँ पे मैं आपको बेसिक आपको फॉर्मेट दूँ तो भाई देखिए कि भाई ई मैक्सिमम क्या होती है? कांस्टेंट होती है। देन आफ्टर जो x होती है ये भी क्या होती है? एक वेरिएबल होती है। टी भी क्या होती है? वेरिएबल होती है। और ये फ्रीक्वेंसी मीन्स के इनिशियल फेज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई 4 कांस्टेंट वैल्यू से आपको मीन्स के इक्वेशन मिल सकती है। कैसा 4 इक्वेशन? देखिए, ई मैक्सिमम भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, और एफ भी कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन सी हुई? एक्स और टी हुई। ख्याल आया आपको? ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ओके, मैं के बारे में आपको मैं बात कर रहा हूँ। तो के इज अ वेव प्रोपोगेशन। तो वेव प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई पर यूनिट लैम्बडा में उसका फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई होता है। तो 1 मीटर लेंथ में उसका फेज डिफरेंस कितना होगा वो हमको डिफाइन करना है। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि भाई लैम्बडा जितनी वेवलेंथ होती है ना, तब उसका फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। बट 1 मीटर जितनी लेंथ होती है तब उसका फेज डिफरेंस कितना होगा? अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 पाई अपन लैम्बडा इज इक्वल टू हम बोलते हैं के। इट इज नॉन एज वेव प्रोपोगेशन। ख्याल है आपको? जब लैम्बडा जितनी वेवलेंथ होती है तब उसका फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, बट 1 मीटर जितनी उसकी लेंथ होती है तब उसका फेज डिफरेंस कितना होता है? दिस फेज डिफरेंस इट इज नॉन एज द वेव प्रोपोगेशन। के इज इक्वल टू 2 पाई अपन लैम्बडा। ठीक है, ओके, वेयर के इज इक्वल टू 2 पाई अपन लैम्बडा वेव कांस्टेंट, या तो हम उसको वेव कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। वेयर के इज वेव कांस्टेंट या वेव प्रोपोगेशन बोल सकते हैं। ठीक है,
ओके, देन आप दूसरा देखिए ओमेगा। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो तो आप जानते हो, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेव प्रोपगेशन है ना, और एक 11th में भी आ गया था, यहाँ पे वापस ही रिपीट हुआ है। इसमें आपको कोई आपका ऐसी क्वांटिटी नहीं कि आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है। वेव प्रोपगेशन का मीनिंग क्या हुआ आपका मालूम पड़ा ना, कि भाई कोई भी 1 मीटर जितनी वेवलेंथ पे 1 मीटर जितनी वेवलेंथ पे उसका फेज डिफरेंस कितना है, इट इज़ नॉन एज वेव प्रोपगेशन, और दूसरा कोई नहीं है। आप देखिए कि भाई ये जो लेमडा वेवलेंथ होती है ना, लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए तो के इज इक्वल टू क्या हो गया? फेज डिफरेंस हो गया, ख्याल आया, और दूसरा कोई नहीं है। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू उसका इक्वेशन क्या होती है? 2πf होती है। तो ए वाली क्वांटिटी देखिए कि भाई के वेव प्रोपगेशन, तो वेव प्रोपगेशन क्या हुआ कि भाई इनवर्स ऑफ लेमडा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ के साथ आप फेज को आप फेज डिफरेंस को क्या कर देंगे? इनवर्स ऑफ लेमडा के साथ आप फेज डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेव प्रोपगेशन मिलेगा। देन आफ्टर आप फ्रीक्वेंसी के साथ को फेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। चला या फ्रीक्वेंसी के साथ आप फेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और इनवर्स ऑफ लेमडा के साथ आपने फेज को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वेव प्रोपगेशन मिलेगा, और कोई नहीं है, ठीक है। देन आप दूसरा हमको क्या डिफाइन करना है कि भाई कौन कौन सी, देन आप हमको वेलोसिटी भी डिफाइन करनी है। देखिए मैं वेलोसिटी में डिफाइन कर दे देता हूँ। वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन आपका बन जाएगा ओमेगा अपन के। एक कैसे इक्वेशन बना, देखिए कि भाई लाइट ऑफ स्पीड का इक्वेशन क्या निकल रहा था? लैम्बडा इंटू एफ निकल रहा था। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2πf अपॉन के इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 2π अपॉन लैम्बडा में लिखूंगा, तो 2π इज कैंसल, सो दैट एफ इंटू लैम्बडा, तो वही तो है इक्वेशन स्पीड का, ख्याल आया। तो दूसरा इक्वेशन आपको मिला ओमेगा अपॉन के। ए वाली इक्वेशन से आप डायरेक्ट स्पीड डिफाइन कर सकते हो। देखिए कि भाई आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपको के की भी वैल्यू दे रखी है और ओमेगा की भी वैल्यू दे रखी है। तो आप डायरेक्ट ए वाली फॉर्मूला यूज करके उसकी स्पीड डिफाइन कर सकते हो कि भाई ओमेगा अपॉन आपको के कर देना है, यहाँ पे भी आपको ओमेगा अपॉन के कर देना है, तो वो आपको मिल जाएगी, उसकी स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसकी कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है और कौन कौन सी वेरिएबल सी क्वांटिटी है। देखिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी में लिख देता हूँ, कांस्टेंट क्वांटिटी ये वाली इक्वेशन में से, ठीक है। देखिए ई मैक्सिमम भी कांस्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देन आफ्टर लैम्बडा को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये के में आई ना, के इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्बडा, वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। देन आफ्टर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी कांस्टेंट होती है। देन आफ्टर ओमेगा एंड एफ फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है। देन आफ्टर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। देन आफ्टर फेज, ए चाहे एफ चाहे एफ है इनिशियल फेज, चाहे इनिशियल फेज भी कांस्टेंट होती है। और कौन सी वेरिएबल? तो वेरिएबल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाला ई, दिस वेरिएबल। Then after B, magnetic field is also variable. Then after X is distance is variable. Then after T, time is also variable. ठीक है, ये सभी उसकी वेरिएबल क्वांटिटी होती है। देन after हमको डिफाइन करनी है और उसकी एनर्जी के बारे में। ओके, तो उसकी एनर्जी के बारे में डिफाइन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अपन हमको स्टडी करना है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कैरिंग द एनर्जी। ओके, वो कौन सी एनर्जी को कैरी करती है? मैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को कैरी करती है? भाई दोनों वो कैरी करती है। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, दोनों की एनर्जी है। ओके, तो उसके पास ये देखिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके लेती जाती है। तो हमको पूरे की पूरे हम एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इतना बड़ा डिस्टेंस हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, और इतने बड़े डिस्टेंस में हम उसकी एनर्जी की क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम नहीं डिफाइन कर सकते। इसलिए हमने एक यूनिट कंसिडर कर लिया, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमने पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर कर लिया कि भाई इतना सा वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है। भाई कौन सी एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका इक्वेशन आपने निकाल आई है, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, याद कीजिए।
ओके, तो ए वाला यूनिट एरिया में इतनी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है। देन आफ्टर ए वाला यूनिट एरिया में, ए वाला यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी ए वाली यूनिट वॉल्यूम में उसके पास इतनी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हो सकती है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इक्वेशन से। ओके, बल्कि हमको निकालनी है एक पूरे के पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, नथिंग ओनली फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमको निकालनी है पूरे के पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी होती है, तो दोनों की एनर्जी इक्वल में होती है। चला है, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कम होती है, ऐसा नहीं है। पर दोनों की जो प्रोशन होता है वो प्रोशन हाफ होता है। तो वो वाली फिनोमिना से हम उसकी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम डिफाइन करते हैं। और देन आफ्टर लास्ट में उसकी हम स्पीड भी हम डिफाइन करते हैं। ओके, उसकी स्पीड हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई हमने देखा कि भाई मैक्सवेल ने बताया कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। और आपस में दोनों ऑटोनोमस होके दोनों ट्रैवलिंग करती है। अगर दोनों ट्रैवलिंग करती है तो उसकी स्पीड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, वो हमको डिफाइन करनी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड है, वो उसको हमको डिफाइन करनी है, ठीक है। ओके, जो कोई एक वेव होती है ना, वो एक स्पीड में मिलते वो ट्रैवलिंग कर लेती है। ओके, तो उसकी जो टाइम का जो रिवोल्यूशन है, वो टाइम का रिवोल्यूशन कम है। तो टाइम का रिवोल्यूशन कम है तो उसकी स्पीड भाई ज़्यादा है। देन आफ्टर दूसरा ऐसा भी वेव होता है कि भाई उसके पास एक बड़ी वेवलेंथ होती है, ऐसे बड़ी वेवलेंथ होती है, ठीक है। और जो बड़ी वेवलेंथ होती है ना, तो उसकी भी स्पीड क्या होती है भाई, मैक्सिमम होती है। देन आफ्टर उसका जो रिवोल्यूशन टाइम है, ये जो रिवोल्यूशन टाइम है वो भी फास्ट है, ठीक है। ये जो रिवोल्यूशन टाइम फास्ट है तो उसके वो भी क्वांटिटी उस पर डिपेंड है। देन आफ्टर हमको ये भी डिफाइन करनी है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रही है भाई, स्पेस में ट्रैवलिंग कर रही है। तो स्पेस में ट्रैवलिंग करने के लिए उसको परमिशन भी लेनी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या मीनिंग होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट का ये क्या मीनिंग होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट कहाँ पे यूज़ होती, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे होगी वहाँ पे उसका म्यू नॉट का यूज़ होगा। और एप्सिलॉन नॉट का कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे रखा है ऐसा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एटमॉस्फेयर में ऐसे आती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, किसकी, कि भाई एटमॉस्फेयर की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आऊँ कि या नहीं आऊँ, ठीक है, ऐसा। तो वो जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको दबाती है ऐसे उस पर एक फोर्स लगाती है। तो वो जो वैल्यू होती है ना, उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसको हमको परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिसके यहाँ पे एक ऐसा कर्व बनाएगी। ओके, तो वो जो कर्व बनाएगी, वो कर्व इसके मैक्सिमम बनाएगी, उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू पे भी हमारी स्पीड डिपेंडेंट होती है। और स्पीड कैसे डिपेंडेंट होती है, उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। अगर एप्सिलॉन नॉट की स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, तो उसकी स्पीड आएगी मिनिमम आएगी, ठीक है। तो उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है और उसका भी हम इक्वेशन हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई उसकी एनर्जी के बारे में, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कैरी एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी वो कैरी करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कैरी करती है और मैग्नेटिक एनर्जी भी वो कैरी करती है। तो वो एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम पूरे के पूरे वेव की तो एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, उसकी एनर्जी डेंसिटी हम कंसिडर करते हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम में फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, बट उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी का टॉपिक में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा न्यू टॉपिक है एनर्जी के रिलेटेड। ओके, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज potential energy density is electric field is 1/2 epsilon naught E square. Then after potential energy of magnetic field is 1/2 B square upon mu naught, ठीक है। ये है उसकी इक्वेशन है।
कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। ओके, ये जो एनर्जी होती है ये तो दोनों की एनर्जी की मैंने बात कर ली, बट पूरे के पूरी वेव की टोटल एनर्जी कितनी होती है? तो पूरे की पूरी टोटल वेव की एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो पोर्शन होती है ना वो इक्वल होती है। देखिए ए वाली एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन है, ए वाली एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन है, दोनों इक्वल है, इन दोनों भी इक्वल है, इन दोनों भी इक्वल है। तो क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनर्जी कैरी equally by electric and magnetic field is 1/2 with electric field and 1/2 with magnetic field। ठीक है, ओके। तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी कितनी होती है? तो टोटल हम यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव total energy is electric field 1/2 epsilon naught E square, then after 1/2 B square upon म्यू नॉट होती है। ठीक है, और उसका बेसिक इक्वेशन ये टोटल उसकी एनर्जी फाइंड आउट हो गई, बट उसकी टोटल हम पोटेंशियल एनर्जी हम दूसरे इक्वेशन से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन U इज इक्वल्स टू E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट, ये भी आपको याद रखना है, वो ए भी आपको याद रखनी है। ठीक है, देन आफ्टर जो आपने एनर्जी डिफाइन कर ली, देन आफ्टर आपने मैक्सवेल को बताया कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। और दोनों ऑटोनोमस होकर ट्रैवलिंग करने लगती है तो उसकी स्पीड हमको डिफाइन करनी है। तो जो उसकी स्पीड होती है ना, वो स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें कौन कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड है। तो मैंने आपको बताया कि भाई वो एक परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी की वैल्यू पे वो डिपेंड है। तो परमिटिविटी किस में आती है? इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक में आती है, और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में म्यू नॉट आती है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, then after magnetic characteristic is mu naught, permeability। okay, तो speed of electromagnetic wave is defined, मैंने आपको बताया कि भाई उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, डिफाइंड बाय electric permittivity and magnetic permeability। ठीक है, ओके। तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट एंड सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, बट इन दोनों का हम कॉम्बाइन बनाएंगे तो सी इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, बट उसका हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो उसको ट्रू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा, यू इज इक्वल टू रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं लिखना है, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये लाइट ऑफ स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। ओके, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू पुट कर दीजिए ए वाली इक्वेशन में, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 4 × 10⁻⁷ और 8.85 इंटू आएगी 10⁻12। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कीजिए और डिफाइन कीजिए, तो उसका भी आंसर कितना मिलेगा आपको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मिलेगी। तो एक किसकी स्पीड हो गई? लाइट ऑफ स्पीड हो गई। तो ये हो गई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हो गई। ठीक है, ओके। टुडे हमने कौन कौन से टॉपिक देखे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन किया पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होती है? इट इज़ द ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, वो एक ओनली फॉर एक डायरेक्शन ऑफ एनर्जी बताती है। देन पर जनरलाइजेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हमारी निकली P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्ब्डा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वन टाइप ऑफ वेव। ओके, देन पर उसका प्रेशर भी हमने डिफाइन किया,
ओके, देन आफ्टर उसका इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इक्वेशन है। आप यहाँ पे साइन भी लगा सकते हो और कोस भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों फंक्शन कैसा है, दोनों फंक्शन एक वेव नेचर का जैसा ही फंक्शन है, ठीक है। ओके, और इसमें आपने एक दूसरी क्वांटिटी डिफाइन की, वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन क्या बताती है, ओनली फॉर 1 मीटर में कितना फेज हुआ वो एक इंडिकेट करती है, ठीक है। देन आफ्टर ये सभी उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है। देन आफ्टर उसकी एनर्जी भी हमने डिफाइन की, उसकी एनर्जी इतनी आ सकती है। देन आफ्टर उसकी स्पीड का रिलेशनशिप भी हमने निकाला, ठीक है। ओके।